जय हिंद दोस्तों। देखते हैं मौर्योत्तर काल। हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो, हमने हिर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश और सातवाहन वंश, जो ये बाकी ये तीन काल आते हैं, जो भी इसके बाद छोटे छोटे राजवंश आते हैं, उन सबको हम मौर्योत्तर काल में ही रखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक बना था। बस इसके बाद सब अयोग्य थे, उतने ज़्यादा नहीं थे चर्चित। फिर इसके बाद अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद था। बृहद था। बृहद की हत्या करा था कौन? पुष्यमिति शुंग ने कर दिया था। फिर वो शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या किसने किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था? पुष्यमिति शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। सातवाहन वंश का सिमुक था। आप किसी भी वंश के संस्थापक का नाम हमेशा याद किया कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ देता है उसी से। और उस वंश के सबसे प्रतापी शासक होते हैं, उनका भी आप बारे में पढ़ा कीजिए। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमिति शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्र दमन के द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो कडफिसस द्वितीय ने। तो पूछ देगा, किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो कडफिसस द्वितीय ने। सोने का सिक्का किसने चलाया था? कडफिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्रपक प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला का। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे ही क्या होता है कि मौर्य के बाद ना, जैसे ही मौर्य का पतन होता है, इसके बाद सब छोटे छोटे राजवंश आते हैं, ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं ये। तभी से विदेशी आक्रमण हमारे भारत पर हमला करते हैं। विदेशी आक्रमण में 4 आक्रमण होते हैं, जैसे कि एक ट्रिक होता है ISP ना। आई से इंडो ग्रीक, हिंद यवन जिसे हम कहते थे, यश से शक, पी से पहलो और के से कुषाण। ये सभी भारतीय मतलब विदेशी आक्रमण थे, जो मौर्य के बाद आते हैं। तब जब से मौर्य का साम्राज्य चलता है, मौर्य काल जब से चलता है भारत पर, उस समय कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं होता है। जैसे ही मौर्य काल का जैसे बृहद मरता है, उसके बाद सब विदेशी आक्रमण हमला धीरे धीरे हमारे भारत की तरफ से करने लगते हैं। आप जैसे ही कमज़ोर होंगे, इतिहास हमें यही चीज़ सिखाता है, आप कमज़ोर होगे, आपके ही आसपास वाले आप पर ही हमला करना स्टार्ट कर देंगे। आप बड़ियार रहोगे, सब आसपास वाले आपका इज्जत करेंगे। जैसे कमज़ोर रहोगे, फिर देखो, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों और चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन पर। कौन किए थे? सातवाहन के लोग। जो सातवाहन वंश है, ये लोग पहले मौर्य के अधीन काम करते थे। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण नेता कनिष्क बौद्ध धर्म अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की थी? कुषाण ने, सीजर। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने। अगर नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाया था? तो कुषाण ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा? सातवाहन का था। सातवाहन वंशों ने अपना कहाँ से स्टार्ट किया था? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। सातवाहन वंश जिसका काल अगर देखोगे 300 BC से लेकर 250 AD तक था। संस्थापक का नाम सिमुक था, ठीक है। इसी में था सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कौरवों ने किया था। शुंग वंश के बाद कौन आया था? कौरव वंश, जिसके संस्थापक का नाम क्या था? वसुदेव था। वसुदेव था। वासुदेव कहीं भी मतलब वही था, वासुदेव भी। अंतिम कौन था? सुशर्मा था। उसी के मंत्री सिमुक ने उसकी हत्या कर दिया था। फिर इसके बाद सातवाहन वंश आ गया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। देखो यहाँ पर चीनी वाले हरा दे रहे हैं अभी लोगों को। आगे देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृति थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? गंधार। गंधार शैली तो भारत और ग्रीक का एक मिश्रण था। ठीक है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, कनिष्क वालों का। देखो ये सब जितने भी आ रहे हैं ना, मौर्योत्तर काल में ही सब आ रहे हैं। देखो ISPK, ठीक है, जैसे शक जो आप पढ़ रहे, पहलो पढ़ रहे, कुषाण पढ़ रहे, ये सब क्या है? ये सब विदेशी आक्रमण वाले ये सब हैं। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क से। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। आगे देखते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। शक संवत प्रारंभ हुआ था। आगे, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं के शिक्षा प्राप्त किए थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। यही कलिंग। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क ने कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन में। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। इधर देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली। गांधार शैली भारत और यूनानियों का एक मिश्रण शैली है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में था। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं संगम काल। देखो हम लोगों ने अगर देखोगे तो पूरा जो मगध के 7 राजवंश थे और मौर्योत्तर काल में 4 जो विदेशी आक्रमण थे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब संगम काल आता है, बहुत छोटा सा ही रहता है संगम काल का। अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।